Hello students, in this video we will discuss the last two features of democracy. इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी की जो लास्ट दो फीचर्स हैं थर्ड एंड फोर्थ उनको डिस्कस करेंगे। तो डेमोक्रेसी की थर्ड फीचर्स की जो हेडिंग है वो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में देखेंगे। इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। मतलब हर डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो एडल्ट सिटीजन्स होते हैं उनको वोट देने का राइट होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन के अंदर कई सारी की टर्म्स हैं, जैसे ईच एडल्ट सिटीज़न, वन वोट, ईच वोट एंड वन वैल्यू। तो उसमें क्या बताया गया है कि एक कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री तभी कहलाएगी जब वहाँ जितने भी सिटीजन्स वोट कर रहे हैं, ख़ासकर एडल्ट सिटीज़न जिनको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, जो वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, तो सारे एडल्ट सिटीजन्स के पास में क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट्स होना चाहिए और उनकी जो वोट वैल्यू है वो भी इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो हमने ये कह दिया कि आपके पास दो वोट हैं, आप दो बार वोट दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर सिटीजन्स के पास में वन वोट होना चाहिए। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, मालदार है या गरीब है, सबके पास एक ही वोट होना चाहिए और उनके वोट्स की जो वैल्यू है वो भी इक्वल होनी चाहिए। यानी कि ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, यानी कि सभी के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे, उनके जो वोटर्स थे, उनकी जो वैल्यू थी वो हाफ कंसीडर की जाती थी। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो सबकी वोटिंग वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो अब हम इस फीचर्स को, जो डेमोक्रेटिक फीचर्स है, उसको डिफरेंट कंट्री के कंटेक्स्ट में देखेंगे। मतलब एग्जाम्पल से देखेंगे कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ तो कहती हैं, लेकिन क्या वो इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर रही हैं, क्या वो इस फीचर्स को फुलफ़िल कर पा रही हैं। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the rights to vote. 2015 से पहले सऊदी अरबिया में वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो क्या ये कंट्री जो है वो उस फीचर्स को फुलफ़िल कर पा रही है या नहीं? तो सऊदी अरबिया में हमने देखा कि 2015 से पहले वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था। तो इस कंट्री में क्या है, इक्वलिटी नहीं है। तो सऊदी अरबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने के लायक नहीं था, क्योंकि वहाँ पर वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं है। दूसरी कंट्री एस्टोनिया, ये एक कंट्री है जो कि रशिया के पास में है और रशियन माइनॉरिटीज़ फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। यानी कि रशिया के कुछ लोग जो कि एस्टोनिया में रह रहे होंगे तो वो रशियन माइनॉरिटीज़ हो गई। तो यहाँ पर सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से एस्टोनिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इसी तरह से फिजी,
जो कि एक कंट्री है जिसको हम एक आइलैंड भी कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि आइलैंड क्या होता है। ए लैंड मास विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर बाय फोर साइड, एक ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं फ़िजी की। तो फ़िजी में जो वोट है, यानी कि वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फ़िजी हैज़ मोर वैल्यू दैन डेट ऑफ द इंडियन फ़िजियन। यानी कि जो इंडिजीनियस फ़िजी हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है इंडियन फ़िजियन के मुकाबले में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन दोनों चीज़ को कि इंडिजीनियस फ़िजियन क्या होते हैं और इंडियन फ़िजियन। तो सपोज़ कीजिए कि इंडिया के कुछ लोग जो थे उनको लेबर के तौर पर बंधुआ मज़दूर बना के वहाँ ले जाया गया और वो लोग लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग इंडियन फ़िजियन कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग अमेरिका से इंडिया के अंदर सेटल हो गए और उनके बच्चे इंडिया के अंदर हुए, तो वो लोग जो हैं वो इंडिजीनियस इंडियन नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो लोग क्या कहलाएंगे, इंडियन अमेरिकन कहलाएंगे, क्योंकि वो लोग अमेरिका से इंडिया में शिफ्ट हुए हैं, प्रॉपर इंडिया के नहीं हैं। तो हमने देखा कि इन दोनों लोगों के वोटिंग राइट्स में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। और तो ये सब गलत है। अगर हम बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिटी की, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में जो पॉलिटिकल इक्विलिटी है उसमें क्या होना चाहिए कि हर इंसान को बराबर से वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए और वोटिंग राइट्स जो है वो इक्वल होना चाहिए, जो कि इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर नहीं है। तो ये क्या तीनों कंट्रीज़ जो हैं, सऊदी अरबिया, एस्टोनिया और फ़िजी, क्या ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएंगी? नहीं, हम इन तीनों कंट्रीज़ को डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का तीसरा जो फीचर्स है उसको फॉलो नहीं कर रही। और तीसरी जो फीचर्स थी डेमोक्रेसी की वो ये है कि इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीज़न मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हर एक के पास एक वोट होना चाहिए, जितने भी एडल्ट सिटीजन्स होते हैं, और उन सब के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ एब्सेंट है। नाउ द फोर्थ हेडिंग इज़ रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब डेमोक्रेसी की जो थर्ड फीचर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसमें हम जिम्बाब्वे की बात करेंगे। अब देख सकते हैं कि हम किसकी बात करेंगे इसके अंदर, जिम्बाब्वे कंट्री की बात करेंगे। ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी और यहाँ पर वाइट माइनॉरिटी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी और यहाँ पर वाइट माइनॉरिटी के लोग रूल करते थे। जिम्बाब्वे को वाइट माइनॉरिटी से 1980 में इंडिपेंडेंस मिली। तब से यहाँ पर ZANU-PF, जिसको ज़ानू पीएफ पार्टी कहते हैं, जिसने इस कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाई और उसके लिए लड़ाई लड़ी, वही पार्टी हर बार पावर में आई। और उस पार्टी का जो लीडर था वो रॉबर्ट मुगाबे, वो इंडिपेंडेंस तरीके से कंट्री पर रूल कर रहा था। वहाँ पर इलेक्शंस रेगुलरली होते थे और हर बार यही पार्टी, यानी कि ज़ानू पीएफ पार्टी जीत जाती थी। रॉबर्ट मुगाबे एक पॉपुलर लीडर था, लेकिन वो इलेक्शंस जीतने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करता था। जैसे बहुत बार उसकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज किया अपने अकॉर्डिंग, ताकि
उसके पास और ज़्यादा पावर आ जाए और उसकी अकाउंटेबिलिटी ना रहे। अपोजिशन पार्टी की जो मेंबर्स थे उनको काफ़ी हरास किया जाता था, परेशान किया जाता था। उनकी जो मीटिंग्स होती थी उनको डिस्टर्ब किया जाता था। गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरह का पब्लिक प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशंस को इलीगल करार दे दिया गया। गवर्नमेंट मीडिया जैसे टेलीविज़न और रेडियो को कंट्रोल करती थी और उसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी के व्यूज़ को ही दिखाया जाता था। कंट्री के कोर्ट के कोर्ट ने जो कोई जजमेंट दिया उनके अगेंस्ट दिया तो उस गवर्नमेंट को भी या गवर्नमेंट उसको भी इग्नोर कर दी थी। अगर वहाँ की जो कोर्ट है वो ज़ानू पीएफ पार्टी के अगेंस्ट कोई जजमेंट दे रही है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको इग्नोर कर रही है और जजेस को प्रेशराइज करती थी कि वो उनके फेवर में डिसीजन दें। बट फाइनली 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को रिज़ाइन करवा दिया गया। तो ज़िम्बाब्वे का जो एग्ज़ाम्पल है इस कंट्री का, वो ये शो करता है कि पॉपुलर लीडर ज़रूरी नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लीडर पॉपुलर हो। अगर हमें देखना है कि कोई कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है या नहीं, तो हमें इलेक्शन के साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है या देखना पड़ेगा कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में आपकी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है। तो इलेक्शन से पहले ज़रूरी है कि कंट्री के अंदर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है या हो रही हो और अपोजिशन की पार्टी होने का राइट्स हो, सिटीज़न के बेसिक राइट्स भी हों, उनको रेस्पेक्ट भी हो, जैसे दे शुड बी फ्री थिंक टू हैव ओपिनियन और ये ओपिनियन को पब्लिकली बोलने की फ्रीडम भी होनी चाहिए, एसोसिएशन बनाने का राइट्स भी होना चाहिए, प्रोटेस्ट करने का भी राइट होना चाहिए। कानून के आगे सब बराबर, सब इक्वल होने चाहिए और कानून का अच्छे से पालन होना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि जो कानून है उनका पालन हो रहा है या नहीं। उसकी ज़िम्मेदारी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की होती है जिसके ऑर्डर्स सबको मानने चाहिए। सिमिलरली इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट कैसे रन कर रही है या गवर्नमेंट को कैसे रन करना चाहिए, उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भले ही वो इलेक्शंस में जीती है तो उसका जो मन चाहे वो नहीं कर सकती। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा, जैसे कि माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स होने चाहिए। मेजर डिसीजन वो एक प्रोसेस के थ्रू होने चाहिए। सबकी कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है और जो भी ऑफिशियल पोजीशन पर हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो देखें कि पार्टी सही से रूल कर रही है या नहीं। तो इससे हमें डेमोक्रेसी की फोर्थ फीचर्स मिलती है, डेट इज़ ए डेमोक्रेसी या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीज़न राइट्स। यानी गवर्नमेंट को अपने मन से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीज़न के राइट्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो सारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बनानी चाहिए। थैंक्स।